नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य ने अपने मोम और डैड को बात करते हुए सुन लिया था और जब उसे पता चल चुका था कि नेहा के गायब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मां निर्मला सिंघानिया ही थी। जिस तरह से वो तलाक के पेपर्स पर उसका साइन करवाना चाहती थी, शक तो उसे पहले ही हो गया था, लेकिन अब उनकी बात सुनकर उसे सब कुछ साफ साफ हो पता चल गया था। जिस तरह का प्रेशर नेहा पर बनाया गया था, वो सोचते ही अब आदित्य की चिंता और भी बढ़ गई थी। यहाँ समीरा अपने गुस्से को घर के सामान पर निकाल रही थी। उसकी मां ने उससे पूछने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन समीरा ने साफ साफ झूठ बोल दिया। जब उन्होंने आदित्य और उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो समीरा ने झट से कहा, मॉम डोंट वरी, निर्मला आंटी मुझे बहुत ही पसंद करती हैं। वो मुझे अपने साथ फैमिली मीटिंग में भी ले गई थी। वो भी यही चाहती हैं कि आदित्य मेरे साथ और टाइम स्पेंड करे। समीरा ने अपनी मां से सिर्फ उतनी ही बातें शेयर की जो उसके फेवर में थी। उसकी आवाज में जो जिद और कॉन्फिडेंस था, उससे ये साफ साफ समझ आ रहा था कि उसने ठान लिया था कि अब चाहे जो भी हो उसकी और आदित्य की शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ दैट्स गुड, समीरा की माँ ने हाथ में पट्टी बांधते हुए कहा। मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी, उसे कोई ना पसंद करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ आदित्य में थोड़ा सा एटीट्यूड है, लेकिन वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा एक दिन, माँ ने अपनी बेटी पर नाज करते हुए कहा। हर माँ के लिए उसका बच्चा किसी तारे से कम नहीं होता है। समीरा की माँ भी उसे सबसे सुंदर मानती थी और उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी की अच्छाई एक ना एक दिन वो आदित्य जरूर देखेगा। अपनी माँ की बातें सुनकर समीरा शर्मा गई और उसे गले लगाते हुए बोली, क्या मॉम आप भी? अचानक से अब समीरा का उतरा हुआ चेहरा खिलसा उठा था। आदित्य के साथ होने की बात वो जब भी सुनती थी, उसकी बाकी सारी परेशानियां अपने आप ही गायब हो जाती थी। अगर समीरा मिसेज आदित्य सिंघानिया बन गई तो बजाज फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अगला दिन वीकेंड था। समीरा अपने घर में ही थी। उठते ही रेडी होकर वो अपने स्टडी रूम में पहुंच गई। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी। आदित्य की कहीं वो लाइन आई है, वह वाइफ ने उसे बेचैन से सांस भी नहीं लेने दिया। ना चाहते हुए भी बार बार उसका ध्यान इसी बात पर जा रहा था कि नेहा ने आदित्य के दिल में कितनी जगह बना ली थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को स्टडी रूम में बुलाया। बिना किसी देरी के असिस्टेंट वहां पर हाजिर हो गया। मैडम आपने बुलाया? असिस्टेंट ने सिर झुकाकर पूछा। हाँ मुझे नेहा के बारे में सब कुछ जानना है। वो कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ जाने का सोच रही है, सब कुछ, समीरा ने कहा। उसकी बात सुनकर अब असिस्टेंट कंफ्यूज हो गया। उसने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। क्या हो गया? तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ है क्या? समीरा ने गुस्से में पूछा। मैडम लास्ट टाइम जब हम लोग नेहा के पीछे थे तब आपने ही कहा था कि अब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उस दिन के बाद से हमारे आदमियों ने उस पर से नजर हटा ली थी। आखिरी बार उसे सिंघानिया मैंसन से निकलते हुए देखा था, जिसके बाद हम लोगों ने उस पर नजर नहीं रखी, असिस्टेंट ने डरते हुए बताया। समीरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में अब गुस्सा भर चुका था। तब जो भी हुआ हो आई डोंट केयर, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नेहा की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करो। मुझे सब कुछ जानना है, अंडरस्टैंड, सब कुछ। आई वांट टू नो ऑल द मोमेंट्स, हरी अप, समीरा ने कहा। यस मैडम कहते हुए असिस्टेंट वहां से जल्दी से निकल गया। समीरा के काम में देरी हो जाए ऐसा वो असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। समीरा का भरोसा था कि उसे जल्द ही नेहा की कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। उसे तो बस इस बात का ख्याल रखना था कि कहीं वो गलती से आदित्य की जिंदगी में वापस ना आ जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने मन को यही कहकर बहला रही थी कि आदित्य ने कल जो भी कुछ कहा वो बहुत ही रैंडम था और उसका मतलब वो नहीं जो सबने समझा था। अपने दिल को वो अभी भी बेवकूफ़ी बनाई जा रही थी कि आदित्य सिर्फ और सिर्फ उसका है और उसका ही रहेगा। यहाँ वीकेंड की सुबह भी आदित्य अपने ऑफिस पहुंच गया था। उसके कारण मयंक को भी ऑफिस आना पड़ता था। नेहा के गायब होने के बाद मयंक भी इतना बिजी हो गया था कि उसे अब जरा सी भी फुर्सत नहीं थी।
कई बार उसका मन करता था कि वीकेंड में सिर्फ आराम करे, लेकिन आदित्य के डर से वो कुछ कह नहीं पाता था। वो अपने मन को बस एक ही बात कहकर बहलाता था, मुझे तो ओवर टाइम करना बहुत ही पसंद है। इसी बात की रट लगाते हुए वो ऑफिस आ गया था और इसी को गुनगुनाते हुए अब वो आदित्य के कैबिन में भी पहुंच गया था। गुड मॉर्निंग सर, आपकी डेडिकेशन देखकर मैं भी बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ सर, इसलिए मैं अभी ओवर टाइम कर रहा हूँ, मयंक ने ग्रीट करते हुए वो कह दिया था, जिसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आदित्य के डेडिकेशन की तारीफ कर रहा था या उसे गाली दे रहा था, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके चेहरे पर फेक मुस्कान देखकर आदित्य ये तो समझ गया था कि मयंक बोल कुछ और रहा है और उसका मतलब कुछ और ही था। मयंक ने कुछ डॉक्यूमेंट्स आदित्य के सामने रख दिया। आदित्य ने बिना उन्हें देखे कहा, ये सब छोड़ो, ये डॉक्यूमेंट तो मैं देख लूंगा, तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है। इतना कहकर आदित्य ने अपने बैग से एक पेपर निकाला और मयंक को पकड़ा दिया। इसे अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर मेंशन सारी जगहों पर तुम्हें जाना है, आदित्य ने उस पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मयंक एकदम से शॉक्ड खड़ा था, लेकिन पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे अंदाजा तो हो ही गया था कि ये काम किसके लिए हो रहा था। उसने बिना कुछ पूछे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया। सर, ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मयंक ने उस पेपर को पढ़ते हुए पूछा। मयंक, ये वो सारी जगह है जहाँ पर नेहा जाया करती थी, कुछ स्कूल्स के नाम है जहाँ वो पीहू का एडमिशन करवा सकती है। तुम्हें इन सारे ही प्लेसेस को अच्छे से चेक करना है, हमसे कोई भी लीड छूटना नहीं चाहिए, आदित्य ने कहा। ये सब सुनकर मयंक को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने चेहरे पर आने से पहले वो उसे पी गया। इतने दिनों से नेहा की तलाश जारी थी, लेकिन अभी भी आदित्य का जोश कम नहीं हुआ था। हर दिन वो एक नई उम्मीद के साथ आता था और मयंक को नई जगह भेजता था। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कितने दिन और वो नेहा को ढूंढते रहेंगे। सर, हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है, आपको लगता है ये सब करने से कोई फायदा होगा? आपको नहीं लगता कि मैम अगर चाहती तो अभी तक हमने उन्हें ढूंढ लिया होता, मयंक ने डरते हुए कहा। मयंक, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, मैं तुम्हें इतनी सैलरी तो देता ही हूँ, तो तुम मेरे दिए हुए काम पर सवाल ना करो। आदित्य ने इतना कहकर मयंक के सारे ही सवालों को एक साथ शांत कर दिया। उसके लिए तो नेहा को ढूंढना ही इस वक्त सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टास्क था। इतने दिनों के बाद भी नेहा के मिलने की उम्मीद जरा भी कम नहीं हुई थी। सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आपके लिए काम करना तो मेरा फर्ज है और उसमें मैं कभी पीछे भी नहीं हटूंगा, मैं अभी निकलता हूँ इन जगहों के लिए। इतना कहने के बाद अब वो भी यहाँ से आदित्य को सिर झुकाकर उसके रिस्पेक्ट से कहते हुए चला गया। हाँ, कुछ भी पता चले लेट मी नो, और याद रहे एक भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए, आदित्य ने कहा, जिसके बाद मयंक वहां से निकल गया था। वहां से निकलते ही मयंक हर उस जगह पर गया जिसका पता आदित्य ने उसे दिया था। स्कूल से लेकर पार्क तक जहां पर भी नेहा जा सकती थी, मयंक ने वो एक भी जगह नहीं छोड़ी। लास्ट में एड्रेस उस शोरूम का था जहां से आदित्य नेहा के लिए ड्रेस बनवाता था। जहां से ड्रेस लेकर नेहा पार्टी में गई थी, उस शोरूम का मैनेजर और डिजाइनर नेहा को अच्छे से जानते थे, इसलिए आदित्य चाहता था कि एक बार उनसे भी पूछताछ हो ही जाए। मयंक वहां पर पहुंचा तो उसे देखते ही मैनेजर पहचान गया। आदित्य के घर उसका आना जाना हमेशा ही लगा रहता था, इसलिए मयंक को पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सर, आप यहाँ? मैनेजर ने मयंक से पूछा। हाँ, आपसे कुछ पूछना है, मयंक ने पूछा। बोलिए ना सर, मैनेजर ने कहा। उनके मन में आदित्य की जो इज्जत थी वो मयंक के साथ बातचीत में भी अच्छे से सुनाई दे रही थी। आपने इनको कहीं देखा है? नेहा नाम है इनका। मयंक ने अपना फोन निकाला और मैनेजर को फोटो दिखाते हुए पूछा। मैनेजर तो नेहा को देखते ही पहचान गया था। नहीं सर, पर क्या हुआ है? मैनेजर ने पूछा। उसकी तो पर्सनली कई बार नेहा से मुलाकात हुई थी, आज अचानक से उसके बारे में ऐसा क्यों पूछा जा रहा था, ये जानने की उत्सुकता तो उसे भी थी। नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से याद करो कि ये यहाँ आई तो नहीं थी पिछले एक हफ्ते में, मयंक ने पूछा। वो कहीं से भी कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहता था। वो जितने सवाल पूछ रहा था मैनेजर उतना ही कंफ्यूज हो रहा था। उसने अच्छे से सोचकर मयंक को जवाब दिया। मुझे अच्छे से याद है, मेरी मैडम से आखिरी मुलाकात एक इवेंट में हुई थी जहां हमारे डिजाइनर ने इनके एक्टर रोहन को तैयार किया था। उसके बाद से आज तक मैंने तो मैडम को देखा भी नहीं है। पर सर, आप ये तो बताइए कि बात क्या है, सब ठीक तो है ना? मैनेजर ने कहा।
मयंक एक बार फिर से निराश हो गया। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा था। नहीं, इस वक्त मैं ज्यादा कुछ तुम्हें बता नहीं सकता, बस ये याद रखो कि जब भी मैडम दिखे, कहीं भी दिखे तो सीधे हमें बताना, मयंक ने कहा और वो वहां से बाहर निकल गया। उसे डर इस बात का था कि खाली हाथ लौटकर वो आदित्य को क्या मुंह दिखाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद अब और कौन सी जगह बच गई थी जहां नेहा को ढूंढना बाकी था। इन ख्यालों के साथ वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऐसा इंसान आया जिसे वो पहचानता था। एक ही पल में वो इंसान उसके सामने आकर गायब भी हो गया। मयंक ने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि विकी था, जो शोरूम के अंदर जा रहा था। एक पल के लिए तो मयंक को लगा जैसे उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ हो। विकी यहाँ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? पर विकी यहाँ पर क्या कर रहा था? मयंक ने मन ही मन खड़े होकर सोचा। अरे पर अगर विकी है भी तो मुझे क्या, आया होगा किसी काम से नेहा मैम को ढूंढकर सर की तरह। मेरा भी दिमाग शक से भर चुका है। विकी के यहाँ आने ना आने से मैम थोड़ी ना मिल जाएगी। मयंक चल ऑफिस और सर की डांट खाने के लिए तैयार हो जा। उसने अपना माथा पीटा और चुपचाप गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ लौट गया। जिस तरह से उसने विकी को देख लिया था, ठीक वैसे ही विकी की नजर भी मयंक पर पड़ चुकी थी। वो मयंक से ज्यादा मिला तो नहीं था, लेकिन उसे देखते ही पहचान गया था कि यह आदित्य का असिस्टेंट था। उसने अंदर आते ही शोरूम के मैनेजर से मयंक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये यहाँ पर क्या कर रहा था? हेलो सर वो किसी के बारे में पूछ रहे थे। मैनेजर ने सच सच बता दिया। किसके बारे में? विक्की ने अपनी बोहें उठाते हुए पूछा। वो समझ तो चुका था लेकिन वो साफ साफ सुनना चाहता था। आदित्य सिंघानिया की कोई फ्रेंड है नेहा, उनके बारे में वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, काफी परेशान लग रहे थे, मैनेजर ने बताया। ये सुनते ही विक्की के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी और खुशी आ गई थी। वो समझ गया था कि आदित्य के मन में नेहा को ढूंढने की तड़प किस लेवल तक अब बढ़ चुकी थी। मैनेजर से बात करने के बाद विक्की वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा, तुमने सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए थे ना? यस सर, मैंने हर वो फुटेज डिलीट करवा दिया है जहां नेहा मैम दिख रही थी। सेंट्रल पार्क से लेकर हमारे घर तक के सभी सर्विलांसेस कैमरास को मैंने क्रॉस चेक किया है। यहाँ तक कि हमारे घर के बाहर वाले कैमरा से भी मैंने वो फुटेज हटा दी है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है। आदित्य चाहकर भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा, असिस्टेंट ने एक एक डिटेल के साथ बताया। हाँ गुड, बड़ी संतुष्टि से विक्की ने कहा। उसने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और नेहा को फोन लगाया। एक बार नहीं उठाने के बाद उसने दोबारा फोन लगाया। अगली बार नेहा ने बड़ी ही इरिटेशन के साथ फोन उठाया और कहा, क्या हुआ? वाई आर यू कॉलिंग अगेन एंड अगेन? अभी मैं बिजी हूँ। हाँ ओके पर गैस व्हाट, मैंने अभी किसको देखा? विक्की ने हंसते हुए पूछा। सुनते ही नेहा के जैसे कान खड़े हो गए थे। उसे लगा कि कहीं उसकी मुलाकात विक्की से तो नहीं हो गई। नेहा से रुका नहीं गया और उसने तुरंत पूछा, किससे मिले हो तुम? विक्की को बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर। एक तरफ आदित्य नेहा से दूर तड़प रहा था और दूसरी तरफ नेहा उससे दूर रहने के लिए तड़प रही थी। कुछ देर तक उसने यूं ही नेहा के पेशेंस को टेस्ट किया, लेकिन जब नेहा ने चिल्लाकर पूछा तब जाकर विक्की ने बताया, आदित्य का असिस्टेंट उसका राइट हैंड। उसकी बात सुनते ही नेहा समझ गई थी कि वो मयंक की बात कर रहा था, पर क्यों और वो वहां पर क्या कर रहा था? नेहा ने पूछा। हाँ वो क्या ही करने आएगा, तुम्हें ढूंढ रहा था, विक्की ने मुस्कुराते हुए बताया। पर क्यों? वो मुझे अभी भी शहर में ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अभी तक इस बात का यकीन नहीं हुआ है कि मैंने ये शहर छोड़ दिया है। दे आर स्टिल होपिंग कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई। नेहा ने परेशान होकर पूछा। वो नहीं चाहती थी कि गलती से भी आदित्य या मयंक को उसके यहाँ होने का हिंट भी मिले। वो किसी भी कीमत पर आदित्य को खुद तक पहुँचने नहीं देना चाहती थी। विक्की उसकी टेंशन सुनकर कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहा था। अरे बोलो कुछ, कहीं उसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? कहीं उसने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? हाँ विक्की, धीरे धीरे नेहा बहुत ही हाइपर हो गई थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे उसके सामने नहीं आने दोगे, तुम्हारे गार्ड हमें छुपा कर रखेंगे वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? नेहा ने विक्की से जवाब मांगा। उसके इतना सब कुछ बोलने के बाद अब विक्की ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, उन्हें कुछ पता नहीं चला है। जब तक तुम मेरे साथ हो उसे कुछ पता भी नहीं चलने वाला है। उसकी बात सुनकर नेहा की जान में जान आई। गुस्से में हाफने के बाद नेहा ने गहरी लंबी सांस ली। ठीक है थैंक्स, इतना कहकर उसने फोन रख दिया। वो विक्की से और कोई भी बात नहीं करना चाहती थी।
यहाँ मयंक अपनी तलाश पूरी करके थका हारा अब ऑफिस वापस लौट आया था। उसके पास आदित्य को देने के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। उसे कैबिन के अंदर आते हुए देखकर आदित्य ने बड़ी ही उम्मीद के साथ अपना सिर डॉक्यूमेंट से ऊपर किया और पूछा, बोलो, कुछ पता चला नेहा का? आदित्य की इतनी उत्सुक आवाज सुनकर मयंक का चेहरा और भी नीचे हो गया। उसे बड़ा ही बुरा फील हो रहा था, ये सोचकर कि मेहनत के बाद भी नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा था। नहीं सर, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन किसी को भी मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मयंक ने बड़ी ही उदास आवाज में कहा। आर यू श्योर? तुमसे कुछ छूटा तो नहीं? आदित्य ने एक बार फिर से पूछा, पर मयंक ने इस बार भी बस सिर हिला दिया। एक बार तो उसके मन में ये बात आई कि क्या उसे विक्की के बारे में आदित्य को बता देना चाहिए। नहीं सर, क्या करेंगे ये जानकर के मुझे कौन दिखा कौन नहीं। वैसे भी विक्की के नाम से उनका मूड और भी खराब हो जाता है। अगर कुछ बात होती तो मैं बताता भी, मयंक ने मन में सोचा और उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। सॉरी सर, शायद मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह जा रही है, जो हमें नेहा मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसने बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ अपने बॉस से माफी मांगी। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ आराम से, आदित्य ने डिसअपॉइंट होकर कहा। मयंक तो वहां से चला गया था, लेकिन आदित्य अब भी उदास मन लिए वहीं पर ही बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी कमी रह गई थी उसकी तलाश में, जो नेहा का नामो निशान तक नहीं मिल रहा था। उसने इस शहर का लगभग कोना कोना छान मारा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। वो जितना इस बारे में सोच रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। न जाने क्यों अचानक से उसका मन किया कि उसे अपने दोस्त सिद्धांत से मिलना चाहिए। उसने ज्यादा न सोचते हुए सिद्धांत को फोन लगा दिया। यहाँ सिद्धांत भी हेडक्वार्टर से निकल रहा था कि तभी उसने आदित्य का कॉल देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सूरज किस दिशा से उगा था। एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसने अपने जिगरी का फोन उठाया और कहा, क्या भाई, आज तुझे मेरी याद कैसे आई? बस आजा, मुझे मिलना है, आदित्य ने कहा। पहले तो सिद्धांत को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आदित्य उसे मिलने के लिए बुला रहा था। आज पीने का मन है, आदित्य ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? तुम्हें पीना है? मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ या तुमने कुछ गलत कहा हो? तुम्हें मेरे साथ पीना है सच में? सिद्धांत ने हैरान होकर पूछा। आज बरसों बाद आदित्य ने सामने से सिद्धांत को मिलने बुलाया था। आदित्य ने आज के लिए सिद्धांत की गॉसिप को थोड़ा सा साइड कर दिया था, लेकिन उसे इतने सवालों का जवाब देने का कुछ खास मन नहीं था। इसलिए उसने सिद्धांत को बुलाने के बाद फोन रख दिया। सिद्धांत ने भी मान लिया था कि अब बाकी की बातें वो आदित्य से मिलकर ही करेगा। दोनों ने एक बार कम होटल में मिलने का सोचा, जहां सिद्धांत सब समय से पहले ही पहुंच चुका था। ये होटल किसी 5 स्टार से कम नहीं था। आखिरकार आदित्य और सिद्धांत किसी सस्ते होटल में बैठने वाले लोग नहीं थे। आदित्य जब आकर सिद्धांत के सामने बैठा तो उसके शक्ल देखते ही सिद्धांत समझ गया था कि वो कितना परेशान है। वो अच्छे से जानता था कि इसका कारण क्या और कौन है, लेकिन सिद्धांत आज आगे से कुछ पूछना नहीं चाहता था। वो आज दिल खोल के आदित्य के साथ पीना चाहता था, ताकि वो अपना दिल हल्का करके सिद्धांत से बात कर सके। यहाँ नेहा ने आज से ही अपने नए ऑफिस को विक्की के अंडर था, वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल ली थी। रोहन की ही तरह 2 एक्टर्स, जिनका नाम अथर्व और साक्षी था, उसे अलॉट हुए थे। उन दोनों ही एक्टर्स के साथ उसे ठीक वैसे ही काम करना था जैसे उसने रोहन के साथ किया था। उनसे बात करने के बाद नेहा को एहसास हुआ कि उनकी कैपेबिलिटी भले ही रोहन से कम थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस रोहन से ज्यादा था। उन दोनों के काम के सिलसिले में नेहा की किसी प्रोड्यूसर के साथ आज मीटिंग थी, और इस मीटिंग का वेन्यू इत्तेफाक से वही होटल था जहां आज सिद्धांत और आदित्य बैठकर पी रहे थे। नेहा उनसे दूर एक टेबल पर बैठकर प्रोड्यूसर से बात कर रही थी। तभी मीटिंग के बीच में उसकी नजर अचानक दूर बैठे हुए आदित्य पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी धड़कनें अब तेजी से ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, इसलिए वो सबसे पहले झट से उठकर एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। शिट, आदित्य यहाँ क्या कर रहा है? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया है? मैंने कहा था विक्की को कि ये मीटिंग ऑफिस में ही रखते हैं, पर नहीं, उसकी वजह से आज मैं आदित्य के सामने आ सकती थी।
नेहा घबराकर मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। उसने तुरंत अपने आप को उठाकर आदित्य से छुपा जरूर लिया था, लेकिन उसकी नजरें आदित्य से अभी भी हट नहीं रही थी। टेंशन से उसके सिर पर पसीना जरूर आ गया था, लेकिन उसकी धड़कनें आदित्य के लिए सरपट तेज भाग रही थी। कुछ सेकंड तक अपने आप को संभालने के बाद वो एकटक आदित्य को देख रही थी। आज पूरे 10 दिन बाद वो अपनी आंखों से आदित्य को इतना करीब से देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इसी जगह खड़ी होकर उसे देखती ही जाए। वही रोब, वही अंदाज, वही ड्रेसअप होने का तरीका, कोई फर्क नहीं आया है। ओफो, मैं भी क्या बात सोच रही हूँ। हुए ही कितने दिन है, 10 दिन ही तो हुए हैं अभी, पर लग ऐसा रहा है जैसे बरसों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। लगता है कुछ वजन कम हो गया है, पर क्यों, ठीक से खाना नहीं खा रहा होगा। आंटी तो खिला रही होगी, लेकिन इसे अपनी डाइटिंग से फुर्सत कहाँ, कितना पतला हो गया है। नेहा उसी पिलर के पीछे से खड़ी होकर आदित्य को देखकर अपने मन में कहानियां घड़े जा रही थी। उसके लिए तो एक झलक ही बहुत कीमती थी। वो इस एक्साइटमेंट में ये भी भूल गई थी कि वो किसी मीटिंग में बैठी थी। जिस तरह से अचानक वो वहां से उठी थी, प्रोड्यूसर और दोनों एक्टर चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या कर रही थी। कुछ सोचते हुए साक्षी अपनी जगह से उठी और अब धीरे से नेहा के पास चली गई। पीछे से उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए उसने नेहा को बुलाया और पूछा, मैम क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? साक्षी की आवाज अचानक से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पलट के देखा तो वहां पर अधर्व और प्रोड्यूसर दोनों उसे ध्यान से देख रहे थे। वो कई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन सिर्फ दूर से इशारा भर कर पा रहे थे। मैम, प्रोड्यूसर सर आपका वेट कर रहे हैं, साक्षी ने कहा। उसे खुद भी नेहा का ऐसा चोर जैसा बिहेवियर अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो उसकी मैम थी, इसलिए वो कुछ पूछ नहीं सकती थी। यहाँ आदित्य और सिद्धांत एक के बाद एक पैग लगाए जा रहे थे। ना सिद्धांत कुछ पूछ रहा था और ना ही आदित्य कुछ बोल पा रहा था। आदित्य बस आज कुछ देर के लिए अपनी टेंशन भुला देना चाहता था, शायद इसीलिए ही पी रहा था। भाई एक बात बता, हम दोनों हैं तो बराबर, मैं तेरे जितना ही लंबा हूँ, वजन में भी लगभग उतना ही हूँ, फिर तू हमेशा से मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग कैसे है? सिद्धांत ने नशे की हालत में पूछा। मुझे नहीं पता, आदित्य ने कहा। देख मैंने और तूने बराबर ही पी है, पर मेरी आवाज देख और अपनी देख, तुझे कुछ होता क्यों नहीं है? मुझे जानना है आज, सिद्धांत ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। आदित्य का अल्कोहल टॉलरेंस हमेशा से ही सिद्धांत और बाकी दोस्तों से अच्छा था। उसे बड़ी देर बाद उतना नशा होता था जो सिद्धांत को बहुत जल्दी ही हो जाया करता था। मुझे नहीं पता, आदित्य ने अभी भी बिल्कुल सीधा सा उत्तर दिया। नहीं, मुझे नहीं पता। आज जब तक तू मेरे जितना नशा नहीं कर लेता, मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, उठने नहीं दूंगा। तुझे मेरे जितना पीना होगा, सिद्धांत ने जिद में कहा। आज वो चाहता था कि आदित्य पूरी तरह से अपने आप को हल्का कर ले, जो कुछ भी अंदर दबाया हुआ है उसे बाहर उड़ेल दे। यहाँ सिद्धांत के कहने पर आदित्य ने दोगुनी तेजी से पीना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच अब कंपटीशन चल रहा था और हमेशा की तरह आदित्य उसमें जीत गया था। सिद्धांत ने और पीने से हाथ खड़े कर लिए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और जुबान अब लड़खड़ा रही थी। खुद के शरीर को संभालने की ताकत उसमें नहीं बची थी। कुछ देर बाद तक आदित्य स्टेबल था, लेकिन सिद्धांत के चैलेंज के चक्कर में अब उसने भी काफी पी ली थी। धीरे धीरे करके अब वाइन ने उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। आदित्य की नसीली आंखें और डगमगाता सर देखकर सिद्धांत को समझ आने लगा था कि अब उसे भी चढ़ रही है। हाँ, लुक एट यू, मुझे नहीं पता था तुम नशे में क्यूट लगने लगते हो। हाँ, अब हुई ना कांटे की टक्कर। अब लग रहा है कि दो भाई मिलकर पी रहे हैं। अब आएगा इस रात में मजा, सिद्धांत ने हंसते हुए आदित्य से कहा। आदित्य के चेहरे पर ज्यादा कुछ एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसे भी अब हल्का महसूस हो रहा था। सिद्धांत के स्टूपिड जोक्स पर अब उसे हंसी आ रही थी। नेहा ये सब कुछ दूर से खड़ी होकर देख रही थी। प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स ने उसने अपने छुपने का बहाना बना दिया था। आदित्य को इतना पीते देखकर उसे कहीं ना कहीं उसकी चिंता भी हो रही थी। याद था उसे जब आखिरी बार आदित्य पीकर घर पर पहुंचा था। खुशी उसे इस बात की थी कि वो अपने दोस्त सिद्धांत से मिलकर अपने मन को हल्का कर सकता था। यहाँ सिद्धांत और आदित्य एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर बातें सिद्धांत ही कर रहा था। भाई आज तो मुझे तुम्हारा एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं देखूंगा बाद में कि तुम पीकर कैसे लगते हो। हाँ एक मिनट, सिद्धांत ने कहते हुए अपना फोन निकाला और आदित्य की हरकतों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।
बार के दूसरे लोग भी इन दोनों को ही देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो छोटे बच्चे बड़े बरसों बाद मस्ती कर रहे हो। सिद्धांत ने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ के सहारे वो टेबल से उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। रुक, मैं तेरा, पीछे से वीडियो लड़खड़ाते हुए सिद्धांत कुछ बोल रहा था लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके पैरों से उसे होल्ड करने की जान ही नहीं बची थी। नशा हावी होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दोनों एक प्राइवेट कॉर्नर्स में थे जहां पर कुछ आलीशान सोफे लगे हुए थे। सिद्धांत को गिरा हुआ देखकर होटल के स्टाफ से कुछ लोग आए और उन्होंने सिद्धांत को उठाकर सोफे पर बैठाया। सिद्धांत की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आज उसकी और आदित्य की जो हालत थी उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये दोनों शहर के इतने नामी लोग थे। जहां सिद्धांत अकेले सोफे पर लेटा हुआ था वहीं आदित्य उसके ठीक आगे उसी चेयर पर बैठा हुआ था। अकेले बैठकर भी उसके पैक सब रुक नहीं रहे थे। एक के बाद एक सारे गिलास खाली हो चुके थे। ना बारटेंडर रुक रहा था और ना ही आदित्य। सिद्धांत के कान में बार बार फोन की घंटी सुनाई दे रही थी जिसे वो हर बार बस इग्नोर कर रहा था। उसे आंख बंद करके जो आराम मिल रहा था उससे ये फोन की घंटी बार बार खलल कर रही थी। बहुत बार फोन की घंटी बजने के बाद अब उसने चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोली। आंख खोलकर देखा तो ये उसका नहीं आदित्य का फोन था। वो देख रहा था कि आदित्य का ध्यान जरा भी उसके फोन की तरफ नहीं था। जमीन पर उसका फोन बजे ही जा रहा था लेकिन सिर्फ वो पीने में लगा हुआ था। सिद्धांत ने बड़ी ही इरिटेशन के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना नंबर देखे फोन उठाकर कहा, हेलो 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 सिद्धांत, तुम? आदित्य कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है क्या? दूसरी तरफ से समीरा ने सवालों की झड़ी झाड़ दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने फोन आदित्य को किया था तो उठाया सिद्धांत ने था। ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ था। हाँ, सिद्धांत ने नशे की हालत में धीरे से कहा। एक एक सवाल का जवाब देने की हालत में तो वो भी नहीं था। बोलो सिद्धांत, कहाँ हो तुम लोग? आदित्य ठीक है ना? कहाँ है वो? समीरा ने घबराते हुए पूछा। एक तरफ तो समीरा की आवाज सुनकर सिद्धांत को सुकून मिल रहा था लेकिन दूसरी तरफ समीरा सिर्फ आदित्य की बात ही किए जा रही थी। एक भी बार वो ये नहीं पूछ रही थी कि सिद्धांत कैसा है। बार बार बस आदित्य का हालचाल ही पूछे जा रही थी। ये सब सुनकर अब सिद्धांत का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो कुछ भी बोले। सिद्धांत, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम लोग पी रहे हो क्या? तुम नशे में हो? आदित्य कहाँ है? समीरा ने कहा। हाँ, हम दोनों साथ में हैं। बहुत दिनों बाद दोनों भाई पी रहे हैं, सिद्धांत ने चिढ़ते हुए कहा। वो जानता था कि समीरा को सिर्फ और सिर्फ आदित्य से ही मतलब था। तुम लोग हो कहाँ? बताओ, मैं अभी आती हूँ, समीरा ने कहा। सिद्धांत जानता था कि समीरा यहाँ सिर्फ आदित्य के लिए आना चाहती थी लेकिन फिर भी उसने उसे यहाँ का एड्रेस बता दिया था। बड़े टूटे फूटे तरीके से उसने जगह का नाम बताया लेकिन समीरा समझ गई थी कि उसे अब क्या करना है। उससे बात करने के बाद सिद्धांत के हाथों से फोन अब अपने आप ही छूट गया और उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। इस वक्त आदित्य की नजर सिद्धांत पर पड़ी। आदित्य बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उठकर सिद्धांत के पास आया। सिद्धांत, तुम ठीक हो? लेटे क्यों हो भाई? आदित्य खुद भी गिरने वाला था लेकिन उसे चिंता अभी सिद्धांत की हो रही थी। सिद्धांत के कानों तक आदित्य की आवाज जा तो रही थी लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में अब नहीं था। कुछ देर पहले ही नेहा भी यहाँ से निकल गई थी। उसे लगा था कि शायद दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। कम से कम उसे आदित्य पर तो भरोसा था लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो पूरी तरह से नशे में धुत हो जाएगा। डगमगाते हुए आदित्य धीरे धीरे सिद्धांत को हिलाए जा रहा था लेकिन सिद्धांत कुछ बोल नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो बस समीरा के कहे शब्द ही घूम रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समीरा अब भी आदित्य का नाम पुकार रही थी। कुछ ही देर बाद आदित्य भी उसे उठाते उठाते वहीं पर ही गिर गया। होटल वालों ने उसे भी पूरी इज्जत के साथ अब सोफे पर लेटा दिया था। दोनों नशे में कितने भी धूत क्यों ना थे लेकिन थे तो वो बड़े लोग ही। कुछ ही देर बाद समीरा अपने गार्ड्स के साथ होटल के अंदर आ पहुंची। पूछने पर उसे झट से पता चल गया कि आदित्य और सिद्धांत किस कॉर्नर में बैठे थे। वहां पहुंचते ही समीरा ने देखा कि एक सोफे पर सिद्धांत लेटा था तो दूसरे पर आदित्य। दोनों की हालत देखते ही पता चल रहा था कि उन लोगों ने कितना पी ली थी। समीरा के पैर अब खुद ब खुद सिद्धांत को छोड़कर आदित्य की तरफ बढ़ गए। आदित्य, आदित्य तुम ठीक हो? समीरा ने बड़ी ही फिक्र के साथ उसे हिलाते हुए पूछा लेकिन आदित्य ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सिद्धांत के कानों में अब भी समीरा की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो सच में उसके बगल में खड़ी थी।
इन्हें मेरी कार तक लेकर चलो। समीरा ने तुरंत अपने गार्ड से आदित्य को उठाने के लिए कहा। एक पल के लिए उसकी नजर सिद्धांत पर भी टिकी थी। सिद्धांत को यहाँ पर कैसे छोड़ दूं? उसे पता चलेगा तो अच्छा, उसे बुरा लगेगा, पर अभी आदित्य को मेरी जरूरत है। और वैसे भी समीरा ने मन में ही बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा नहीं लग रहा था उसे सिद्धांत को वहां पर छोड़कर निकलना, लेकिन जो प्लान उसने बना लिया था उसे पूरा करने के लिए उसके पास अब और कोई चारा ही नहीं था। होटल मैनेजर से बोल देती हूँ, वो सिद्धांत को घर छोड़ देगा, समीरा ने सोचा और जाकर मैनेजर से बात कर ली। इतनी देर में उसके गार्ड्स ने आदित्य को ले जाकर समीरा की गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठा दिया था। मैनेजर से बात करने के बाद समीरा ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो वहां पर आदित्य आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसका सिर सीट के सहारे पीछे झुका हुआ था। समीरा को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ था कि वो आदित्य के साथ बैठने वाली थी। उसने जैसे ही अंदर बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद किया, उसे ऐसा लगा जैसे पूरी ही गाड़ी आदित्य की महक से अब भर उठी थी। उसकी नजरें के चेहरे की मासूमियत ने समीरा को अब अपना दीवाना बना दिया था। समीरा खुद ब खुद आदित्य के करीब जा रही थी। आज पहली बार वो जी भर के उसे देख सकती थी, क्योंकि उसे रोकने वाला अब कोई भी नहीं था, खुद आदित्य भी नहीं। उसके हाथ अब अपने आप आदित्य को छूने के लिए उठ रहे थे। वो इंसान जिसके सपने वो सोते जागते उठते बैठते अब देखा करती थी, आज वो उसके इतना करीब था, तो उसे छुए बिना वो कैसे रह सकती थी। उसकी हथेलियां अब आदित्य के गालों को छूने ही वाली थी कि तभी अचानक से ड्राइवर ने आवाज लगाई और समीरा का ध्यान भटक गया। मैडम कहाँ चलना है? ड्राइवर ने पूछा। वो देख रहा था कि मैडम को अंदर बैठे बड़ी देर हो गई, लेकिन चलने के लिए उन्होंने अभी तक नहीं कहा। ये कैसा सवाल है, घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे इस वक्त? समीरा ने चिढ़कर जवाब दिया। जी मैडम कहकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और समीरा के घर की दिशा में मोड़ लिया। तभी समीरा का दिमाग ठनका और उसने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं नहीं, एक काम करो, सिंघानिया मेंशन ले लो, पहले सर को घर ड्रॉप कर देते हैं। ड्राइवर ने भी समीरा की बात मानी और गाड़ी को समीरा की जगह आदित्य के घर की तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। पीछे समीरा अब भी आदित्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके दिमाग में अब बहुत कुछ चल रहा था। आदित्य, आज की रात तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना होगा। जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने पी रखी है, तभी मैंने सोच लिया था कि इससे अच्छा मौका मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। तुम्हें मैंने कितना समझाने की कोशिश की, नेहा नहीं, सिर्फ समीरा ही है तुम्हारी बीवी बनने के काबिल, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी एक नहीं सुननी है। लेकिन आज मैं जो भी करने जा रही हूँ उसके बाद तुम्हें मेरी जिद सुननी ही पड़ेगी। आज होने वाला है, उसके बाद तुम्हें मुझे अपनाना ही हो पड़ेगा। हाँ, इसलिए तुम मेरे नहीं बल्कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, ताकि लोगों को यही लगे कि तुम मुझे घर लेकर आए हो। समझ रहे हो ना बेब? समीरा मन ही मन आदित्य को देखकर उससे बातें किए जा रही थी। सीधी उंगली से की निकाल कर थक चुकी थी वो, तो अब उसने उंगली टेढ़ी करने का पूरी तरह से इंतजाम कर लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि समीरा आदित्य को पाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। थोड़ी ही देर बाद जब गाड़ी सिंघानिया मेंशन में रुकी तो समीरा ने गार्ड्स की मदद लिए बिना अकेले ही आदित्य को गाड़ी से बाहर निकाला। आदित्य की आंखें बंद थी और शरीर में जान नहीं बची थी। वो पूरी तरह से समीरा के सहारे गेट तक जा रहा था। समीरा ने आदित्य को सहारा दिए हुए उसे पकड़े पकड़े जैसे ही बेल बजाई, दरवाजा मरियम ने खोला। उसने नहीं सोचा था कि मरियम इस वक्त तक जगी होगी, लेकिन जब अचानक से उसने सामने देखा तो अपना नाटक शुरू कर दिया। उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर मरियम चौंक गई थी। हेलो आंटी, सॉरी आंटी, वो एक्चुअली हम तीनों दोस्तों ने बैठकर आज कुछ ज्यादा ही पी ली है और आदित्य को थोड़ी ज्यादा ही हो गई। सिद्धांत को तो उसका ड्राइवर घर ले गया। मैंने सोचा मैं आदित्य को ड्रॉप करते हुए चली जाती हूँ। समीरा ने खुद को नशे की हालत में दिखाते हुए लड़खड़ाकर बोलने की कोशिश की। मरियम को वैसे तो समीरा पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन आदित्य की हालत देखकर लग रहा था कि शायद ये बात अब सच हो सकती है। क्या समीरा होगी अपने घटिया मकसद में कामयाब? क्या मरियम जानने देगी समीरा को आदित्य के साथ? क्या आदित्य समझ पाएगा समीरा की चाल?